तो अब बात करेंगे पार्ट थ्री ऑफ व्हाट, पार्ट थ्री ऑफ GS3 टेस्ट नंबर 3, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 seeks to integrate India's future into global value chain and to make India export hub. In the context, discuss the key features and objectives of India's न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, उसके हमारे पास की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कहाँ से है भाई? ये GS3 है ना। ओके, तो ये GS3 में इकोनॉमिक्स आता है भाई, और इकोनॉमिक्स में हमारे पास है ना, GS3 में हमारे पास बात करनी है अबाउट, है ना, इकोनॉमिक्स आता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट इंडियाज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडियाज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बॉडी में क्या करना है हमको? इसके वेरियस फीचर्स के बारे में बताना है। पहले तो हम बताएंगे अबाउट द फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। उसके बाद दूसरा हम क्या बात करना है? हाउ इट कैन बी स्ट्रेंथन फर्दर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। कैसे और इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं? हाउ इट कैन बी strengthen further to make it more effective। कंक्लूजन में क्या करेंगे? पूरे के पूरे आंसर को सम अप कर देंगे। ओके, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 का, इट एम्स टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट हब बाय इंटीग्रेटिंग इट फर्दर इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। एंड जो गवर्नमेंट हैज आर्टिकुलेटेड एक गोल बनाया था जिसमें $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का, बाय 2023। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 aim to make India export hub, and the government has now articulated a goal of achieving $2 trillion in export of goods and services by 2030। ओके, ना अगर हमको बात करनी, जो क्वेश्चन हमसे मेन पूछा गया है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है अबाउट द की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। सो की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो की फीचर्स क्या है हमारे? पहला तो द शिफ्ट फ्रॉम एन इंसेंटिव बेस्ड रिजीम टू अ टैक्स रिमिशन बेस्ड रिजीम इन द FTP सिंप्लीफाइड ट्रेड। जो पहले जो था, है ना, वो था इंसेंटिव बेस्ड रिजीम। पहले हम इंसेंटिव देते, पैसा देते थे, भाई तुम ये करो इतना पैसा। अब हमने क्या किया, उनको टैक्स कम कर दिया है, टैक्स नहीं देंगे तुमको ये करोगे तो ये एक तरह से सिंप्लीफाई किया है इसने टैक्स को।
and it has provided the exporters with predictable and transparent financial benefits. The shift from an incentive based regime to a tax remission based regime in the foreign trade policy, it simplified trade. Okay, कैसे सिंप्लीफाई किया? Providing the exporters with predictable and transparent फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और क्या क्या इसके फीचर्स रहे हैं भाई? ओके, मतलब एक प्रश्न ये क्या बनाता है? इट एम्स टू क्रिएट एन स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ओके, जो FTP है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट? इट एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन। ऑल्सो इट हेल्प इन फोस्टरिंग पार्टनरशिप अमॉन्ग जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बीच में, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, एंड इंडियन जो मिशंस हैं उनके बीच में। ये क्या करता है? कोलैबोरेशन करने की बात करना, पार्टनरशिप करने की बात करता है ना? ओके, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी emphasize on collaboration fostering partnership among exporters, states, districts and Indian मिशन। ओके, जिससे क्या होता है भाई, है ना, जब ये सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो सबका एक्सपर्टीज एक प्रकार से हमको देखने को मिलता है। सो जो रिसोर्स एनहांस है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्टीज और रिसोर्स एक साथ देखने को मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको एनहांस कर सकते हैं। सो इनका जब फ़ायदा उठाएंगे हम, लेवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज, leveraging their expertise and resource enhance sport promotion। ओके, और क्या किया भाई? जो FTP था, जो पॉलिसी था, इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट? इट एम्फेसाइज ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना? कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करोगे भाई? जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम ना, जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है उसको कम करेंगे। ऑल्सो जो इंटरनेट इनिशिएटिव्स हैं उनको बढ़ावा देंगे, है ना, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ेगा, इन्हांस होगा यार। सो दी पॉलिसी एम्फेसाइज on ease of doing business through streamlined process, lower transaction cost and initiatives। ओके, एंड ऑल्सो जो FTP है रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन एमर्जिंग एरियाज। कौन कौन से एमर्जिंग एरियाज हैं? जैसे कि ई-कॉमर्स के अंदर ये मानता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया जा सकता है ई-कॉमर्स के अंदर, एक्सपोर्ट हब के अंदर। ओके, सो इसके अंदर ये इंटरवेंशन करता है ना?
और जिसमें इसने क्या किया भाई, कुछ टाउन्स को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के उपाधि भी दी है। बट इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। ये जो पॉलिसी है ना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई। कैसे, सॉरी, इसमें तो देखते हैं भाई कि इसमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए यार। अगर हमको एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत स्ट्रीमलाइन करना है, सो हमको एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। तो हमको ट्रेनिंग भी चाहिए जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स है उसको। सो दिस नेसेसिटेट्स robust infrastructure and training of officials and exporters. ओके, एंड ऑल्सो हमको जो FTP है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इट ऑर्गेनाइज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन एमर्जिंग सेक्टर्स। हमने जो बात की भाई, द FTP इट रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन emerging areas like e-commerce and export hub। ओके, बट इसके अंदर कुछ चैलेंजेस है भाई ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट हब में, जैसे कि लॉजिस्टिक्स का एक चैलेंज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ऑल्सो जो क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन है ना भाई, उनमें भी दिक्कतें हैं। सो लिखेंगे हावेवर challenges such as logistics, digital infrastructure and cross border regulation need attention। ऑल्सो ये वन टाइम एमनेस्टी स्कीम है भाई, है ना, दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस दैट एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे भाई। कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो इंडिया का जो FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, इट टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच एड्रेसिंग एक्सपोर्ट चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, thus India's foreign trade policy 2023 takes a proactive approach addressing exporter challenges and promoting exports। सो ये क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है ना, GS3 में इकोनॉमिक्स नहीं है, GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन था दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 सिक्स टू इंटीग्रेट इंडिया फर्दर into global value chain and to make India an export hub. In this context, discuss the key features and objectives of India's new foreign trade policy. So अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Despite being the world's second largest producer of food, India has lowest level of food processing in the world.
इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड फॉर अ रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हमको बतानी है अबाउट द नीड फॉर अ रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया एंड द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर से पढ़ते हैं भाई। डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, इंडिया हैज द लोएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द वर्ल्ड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड फॉर अ रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया एंड द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय मेंशनिंग सम फैक्ट्स और डाटा रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। फैक्ट्स रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में क्या करना है भाई? बॉडी में हमको बात करनी है वाई अ वेल ऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। वाई वेल ऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट और वाइटल। ओके, ऑल्सो हमको बात करनी है चैलेंजेस टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। चैलेंजेस टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, है ना। यहाँ पे हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। हमारे पास प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है यार, एंड ऑल्सो वी हैव लैक ऑफ फाइनेंस। ये सब चैलेंजेस है। नाउ कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में हम एक वे फॉरवर्ड देंगे कि हमको करना क्या चाहिए। सो कंक्लूजन में क्या बताएंगे? हम कंक्लूजन में बताएंगे करना क्या चाहिए। सो वी विल कंक्लूड विथ अ वे फॉरवर्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन में हमको बताना है डिस्पाइट इंडियाज बीइंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, ठीक है ना, इंडिया लैग्स सिग्निफिकेंटली बिहाइंड द फूड प्रोसेसिंग बिकॉज हमारे पास यहाँ पे देखते हैं डाटा क्या है कि ओनली अबाउट 10% ऑफ द जीवीए इन दी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमको देखने को मिलता है। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट food producer, India lags significantly behind in food processing। है ना। डाटा की बात करें तो हमारे पास जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो जस्ट 10% है, with about 10% gross value added, 10% gross value added in the food processing industry। ओके, नाउ अगर हम बात करें बॉडी में कि जो रोल है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा वाइटल क्यों है इंडिया के लिए, उसकी बात करते हैं। सो रॉबस्ट फूड प्रोसेसिंग sector is vital because फर्स्ट इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है यार, बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है एंड ऑल्सो इंडिया जीडीपी को भी बूस्ट करेगा। इकोनॉमिक
contribution strong food processing sectors add value to agricultural ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, वाइटल क्यों है, एक चार्ट से बनाते हैं यार, एक ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग robust food processing sector is vital because इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ना। इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एंड ऑल्सो इट्स एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज and improve food security, reduce food wastage and improving food security। और क्यों ज़रूरी है भाई? Because it leads to investment and innovation. So robust food processing, it encouraging investment and innovation, ओके। एंड ऑल्सो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, डिफरेंट क्रॉप्स उगाएंगे भाई, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग से डिफरेंट क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो इट प्रिजर्व फूड क्वालिटी, प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ, है ना। फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्व फूड क्वालिटी एंड प्रोलॉन्ग्स शेल्फ लाइफ। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ज़रूरी क्यों है, जो रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग है उसके बारे में हमने बताया भाई, है ना। इसको डब्बे में से बंद कर देंगे, छोटा डब्बे बनाएंगे, मेरे पास तो यहाँ बड़ा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्यों वाइटल है उसका हमने बताया। नाउ हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस हैं भाई, कौन कौन से चैलेंजेस है उसके बारे में हम बताएंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो चैलेंजेस में क्या क्या हैं भाई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सो इनएडुकेट infrastructure like lack of cold storage facilities, जिससे जो सामान है वो जल्दी सड़ जाते हैं। एंड ऑल्सो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की कमी है, and that results in significant post harvest loss। and transportation networks result in significant post harvest loss। और क्या चैलेंज है भाई, फ्रेगमेंटेशन का चैलेंज है, मतलब हमारे पास प्रोसेसिंग मेथड जो है वो आज ही प्रिमिटिव हैं, जिससे लो वैल्यू एडिशन होता है, दैट इम्पैक्ट्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू। फ्रेगमेंटेशन एंड primitive
processing method result in low value addition, impacting nutritional value. ओके, ऑल्सो हमारे पास जो कंट्रोल है क्वालिटी ऑफ इनपुट के ऊपर, उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसके अंदर। एंड ऑल्सो जो फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग हमारे देश में उतनी अच्छी से नहीं होती। नो कंट्रोल, ये भी तो एक चैलेंज है। फिर नो कंट्रोल ओवर दी क्वालिटी ऑफ इनपुट्स एंड लैक ऑफ फाइनेंस टू मैनेज, ये चैलेंजेस हो गए भाई। ऑल्सो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं, जैसे कि जो सप्लाई चेन है ना, इंस्टीट्यूशनल गैप्स है किसके अंदर, सप्लाई चेन के अंदर। फॉर इंस्टेंस हम बात करें तो जो हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है भाई एपीएमसी के अंदर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हम फॉर द सप्लाई, तो ये भी एक चैलेंज है। institutional gaps in the supply chain, for instance there is dependence on APMC markets, तो ये भी चैलेंज है ना। और ऑल्सो बिकॉज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल, है ना, तो क्वालिटी पे कंसर्न रेस कर देता है यार। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल रेस फूड क्वालिटी कंसर्न्स। ओके, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड। सो टू अनलीश द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अ मल्टी pronged strategy is crucial। ओके, तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट thus to unleash the full potential of India's food processing industry, a multi-pronged strategy that include supportive government policies, collaboration among stakeholders and public-private partnership is crucial। ओके, सो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 12। डेस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, इंडिया हैज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द वर्ल्ड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड फॉर अ रोबस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया एंड द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये क्वेश्चन कहाँ से था भाई, ये क्वेश्चन कहाँ से था हम बोलेंगे एक प्रकार से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से समझ सकते हैं, या फिर फूड प्रोसेसिंग है तो एग्रीकल्चर से भी समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर से ही तो है मेन, बिकॉज इसमें मेन
और हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास टॉपिक से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट के अंदर एग्रीकल्चर आता है मेनली। सो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमेशा याद रखना एग्रीकल्चर से क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई, चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने के। हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको रेडी रहना कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको टैकल कैसे करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ irrigation system used in India and suggest measures to improve irrigation water productivity in India। ठीक है, सो क्वेश्चन कहाँ से है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे यार एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, और एग्रीकल्चर से हर साल क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, और यहाँ पे इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार हमारा टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन था, इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे बाई ब्रीफली मैंशनिंग अबाउट इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है, इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है वो कैसा है, एंड इसके इशू क्या है। हमारे पास मेन इशू जो होता है वो लो इरिगेशन प्रोडक्टिविटी का है। इंडिया इरिगेशन सिस्टम प्लस जो इशू है दैट इज लो इरिगेशन प्रोडक्टिविटी। बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, बिकॉज सबसे पहले तो हमसे पूछा गया टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, दूसरा हमको जो इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी कम है उसका दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको मेजर्स बताने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे तरीके टू इम्प्रूव द इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, सेट इज द मेजर्स टू इम्प्रूव इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी। लास्ट में कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे बाय एम्फेसाइजिंग अपॉन द नीड फॉर व्हाट, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद से ज़्यादा खेती कर पाएँ। ठीक है, इसको बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग डाटा, एक डाटा दे सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कैसे हमारे पास बहुत कम प्रोडक्टिविटी है ना। हम बता सकते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर 78% जो फ्रेश वाटर है उसका इस्तेमाल करते हैं हम फॉर एग्रीकल्चर, है ना। जो 78% जो वाटर है सब एग्रीकल्चर के लिए फ्रेश वाटर है ना। और ये बोल सकते हैं कि अराउंड जो हमारा 60% है ना यार, वो राइस और शुगर केन ही कंज्यूम कर लेता है। तो हमारे पास लो इरिगेशन प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, ऐसा डाटा बोलता है। सो एज पर NABARD ICRIER study on water प्रोडक्टिविटी मैपिंग, ये स्टडी थी वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग के अंदर। इसने बोला कि राइस एंड
sugarcane consume almost 60% of India's irrigation water. ओके, एंड जिसकी वजह से इंडिया की जो वाटर प्रोडक्टिविटी है बहुत लो है, इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी है बहुत लो है। दैट इज वाई ऐसे लिखते हैं। लीडिंग टू लो वाटर इरिगेशन प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी तरीके हैं हम इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट 78% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के अंदर। उस प्रकार से भी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम के बारे में बात करना है ना। हमारे पास इंडिया का जो इरीगेशन सिस्टम है इश्यूज़ के बारे में बता दिए कि कैसे लो इरीगेशन पर एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे जो 60% वाटर है वो राइस एंड शुगर केन ले जाते हैं, है ना। उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ हम बात करेंगे बॉडी में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम की। तो जो टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया। सबसे पहले तो हमारे पास सरफेस इरिगेशन जो होता है उसमें डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है वाटर किसके ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास सरफेस इरिगेशन में बहुत सारे इरिगेशन मेथड आते हैं, जैसे फ्लड इरिगेशन हो गया, वाड़ कर दिया जिसे पूरा पूरा पानी भर दिया, है ना। बेसिन इरिगेशन हो गया, ये सब हमारे पास है। सो सरफेस irrigation is the application of water directly to the soil surface and letting it flow by gravity। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इंक्लूड फ्लड इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, बहुत सारे इसमें मेथड हैं भाई, है ना। और कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे देश के अंदर फॉर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है इसका मानते हैं, बट इसमें डायरेक्टली क्या किया जाता है, प्लांट के रूट में पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, पानी पहुंचा दिया जाता है। सो ड्रिप इरिगेशन water is delivered directly to the plant root through a network of pipes, tubes and emitters। ओके, तो ये हो गया ड्रिप इरीगेशन। और भी हमारे पास जैसे हम स्प्रिंकलर इरीगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें छर्रे जाल जैसे पानी फेंकाते जाता है
और इसमें प्लांट्स को पानी मिलता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, वाटर इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड फॉल्स लाइक रेन। ठीक है, यहाँ पे पानी जो है बारिश की जैसे गिरता है, किसके ऊपर? क्रॉप्स के ऊपर। तो हमने बात की अबाउट सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन की, है ना। यहाँ पे सब सरफेस इरिगेशन भी होता है। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है? वाटर जो है वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर दिया जाता है। किसके ऊपर? रूट जोन जो होता है ना, वहाँ पे दिया जाता है। ऊपर में देंगे तो क्या होगा? इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि जो वाटर सेंसिटिव प्लांट होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा डाल देने से सड़ जाते हैं, उनमें दिक्कतें होती है। इसीलिए हम सब सरफेस इरिगेशन, सपोज ये पेड़ हो गया, ठीक है, इस पेड़ के यहाँ पे सपोज रूट है तो यहाँ पे हम पानी देते हैं, यहाँ पे पानी देते हैं, ठीक है, सब सरफेस। तो इसको सब सरफेस इरिगेशन देखने को मिलता है ना। और क्या होता है भाई? टैंक इरिगेशन देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास टंकियों में पानी भर के रखा जाता है, सीजनल रेनफॉल जब होता है तो जनरली जो पेनिनसुलर इंडिया में ऐसा होता है, बिकॉज हर जगह तो पानी नहीं होती, नदी का सोर्स नहीं होता, है ना। नॉर्थ में होता है, जैसे गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? पानी को रोक के रख लिया जाता है सीजनल रेनफॉल के समय, और बाद में जब क्या होता है, उसको टंकी में भर के उसको बाद में रख के रिलीज़ करके यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। तो टैंक इरिगेशन होता है भाई जनरली, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में देखने को मिलता है। ओके, टैंक इरिगेशन and this is prevalent in regions with seasonal rainfall such as parts of आंध्रा में देखने को मिलता है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, केरला के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट में हम बात करें तो कैनाल इरीगेशन भी देखने को मिलता है भाई, जिसमें नलियों का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन। जनरली ये बिहार, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ हैं, तो नदियों को काट काट के, नदी के वैसे नदी सपोज यहाँ से काट काट के इसको ले के यहाँ पे नदियाँ बनाई जाती है, कैनाल्स बनाए जाते हैं। तो कैनाल इरिगेशन जनरली यहाँ पे साउथ नॉर्थ में देखने को मिलता है। यूटिलाइजिंग वाटर फ्रॉम कैनाल्स, this type of irrigation is prevalent in parts of उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए? ये सब हमारे पास क्या हो गया? टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम देखने को मिला भाई। उसके बाद हम मेजर्स की बात करें जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी को, जो कि हम सेकेंड पार्ट में हमको बात करना है। फर्स्ट में हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम की, सेकेंड हम बात करेंगे मेजर्स टू इम्प्रूव द इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई? मेजर्स टू इम्प्रूव इरिगेशन measures to improve irrigation water productivity।
हमारे पास जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि जो इरिगेशन वाटर है शुगर केन के लिए, है ना, मतलब हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे राइस कल्टीवेट हो रहा है, ज़्यादा बारिश की पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम इरिगेशन मेथड जो कि फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पे अलाइन करेंगे। जैसे कि पंजाब वाले रीजन में वहाँ पे हाई वाटर यूटिलाइजेशन तो है बट उसके कंपेरिजन में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सो पहले तो क्या करेंगे, अर्जेंट क्रॉपिंग पैटर्न रीअलाइनमेंट पे फोकस करेंगे। ओके, और इसमें क्या करेंगे भाई, देयर इज़ अ नीड टू realign cropping patterns based on per unit of applied irrigation water productivity, per unit of applied irrigation water प्रोडक्टिविटी। और क्या करेंगे, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन को यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, मतलब जो वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज उनको हम प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देगा, सपोर्ट करेगा, है ना, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। सो वी शुड प्रमोट ड्रिप इरिगेशन, और ऐसे लिखते हैं, एडॉप्टिंग वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज like drip irrigation and sprinkler systems. It can increase crop yield by around 20 to 50%. और क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एग्रो ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फार्मर्स को हम इनकरेज करेंगे टू अडॉप्ट क्रॉप पैटर्न दैट रिक्वायर लेस वाटर, है ना, जैसे कि हमारे पास सूखे ग्रस्त रीजन्स में जनरली इसको ध्यान देंगे हम। सो एग्रो जियोग्राफी पे फोकस करेंगे, encourage farmers to adopt crop patterns that required less water, especially in water stressed regions। ओके, हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे यार, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना है, बिकॉज इंडिया जो प्रिसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा है यार, एंड कैप्चर करने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना।
India's total annual precipitation is around 3880 billion cubic meters, and capturing rainwater through harvesting techniques can significantly contribute to increasing water अवेलेबिलिटी। ओके, लास्ट में इंक्रीज करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग। यहाँ पे हम वो भी बोल सकते हैं कि हमको वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करना है भाई एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे कि हम क्या करेंगे, मीटरिंग करेंगे पानी को बचाने के लिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करेंगे, वो सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट एज पर जो नीति आयोग का जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था जो 2019 में आया था, इसने बोला कि 75% जो हाउस होल्ड है इंडिया के, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर टू देयर प्रीमाइसेस। घर तक उनका पानी नहीं है, और इस सिनेरियो में हम इतने ज़्यादा पानी को वेस्ट करेंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। सो वी नीड टू एम्फेसाइज ऑन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सो एज पर दी नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 में जो आया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019, 75% ऑफ household in India do not have access to drinking water on their premises। इन सच अ सिनेरियो हमारे पास ये ज़रूरी बन जाता है, देयर इज़ अ नीड टू ले एम्फेसिस ऑन पर ड्रॉप मोर क्रॉप and take earnest measures in this direction। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हाईलाइट द रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। हमको बात करनी है अबाउट द रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप, किसके ऊपर? इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस स्टार्टअप्स। ठीक है, चैलेंजेस जो ये फेस करते हैं उसके बारे में बताना है। एंड इवेल्युएट द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड, मतलब ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं एग्री स्टार्टअप वो उसके बारे में बताना है। एंड गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज लिए हैं जिससे ये ओवरकम कर पाएँ ये चैलेंजेस को, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाईलाइट द रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। Analyze the challenges faced by these startups and evaluate गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे
एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे अबाउट दी एग्री स्टार्टअप का क्या क्या पोटेंशियल है कि ये जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है कैसे उसको स्ट्रेंथन कर सकता है, उसके बाद अभी बताएंगे हम। सो पोटेंशियल ऑफ एग्री स्टार्टअप, बॉडी में क्या करेंगे भाई? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट जो एग्री स्टार्टअप का रोल्स है इन स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, जैसे कि ये इनपुट स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये एग्री स्टार्टअप, प्रोसेसिंग स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो स्टोरेज फेस होता है उसमें, जो पैकेजिंग फेस होता है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। सो रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप्स एट वेरियस स्टेजेस, जैसे कि इनपुट स्टेज पे, जैसे कि हार्वेस्ट स्टेज पे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट स्टेज पे, जैसे कि प्रोसेसिंग स्टेज पे, जैसे कि स्टोरेज स्टेज पे। उसके बाद हम बात करेंगे, पहला तो ये है, दूसरा हम बात करेंगे अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस रिगार्ड, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो दूर हो पाएँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताएंगे जो कि आज भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप फेस करते हैं। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे भाई? कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट कि कैसे हम जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप है उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। स्ट्रेंथनिंग एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को? बाय मेंशनिंग अबाउट जो पोटेंशियल है उसके बारे में बताते हैं। पहले तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप क्या है, वो क्या होता है भाई? सो ये जो होते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं जो प्रोडक्शन चैलेंजेस हैं उसको, उस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो एग्री स्टार्टअप्स आर इनोवेटिव agricultural ventures utilizing technology sustainability and entrepreneurship to address food production challenges and improve agriculture efficiency। और improve फार्मिंग एफिशिएंसी। ओके, ये एग्री स्टार्टअप्स हो गए। नाउ हम बात करेंगे इसके रोल्स की, रोल्स ऑफ एग्री स्टार्टअप इन इंडियाज एग्रीकल्चर वैल्यू चेन।
पहले तो अगर हम बात करें तो इनपुट लेवल पे क्या ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एट द इनपुट स्टेज। ओके, ये इनपुट स्टेज पे क्या करेगा, है ना, एग्रीकल्चर इनपुट्स को डायरेक्टली ऑन फोन प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप, ठीक है ना। वेदर फोरकास्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। पेस्ट मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस दे सकता है ये। सो गेटिंग एग्रीकल्चर inputs directly on the phone or weather forecast through weather apps। और क्या कर सकता है, पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन दे सकता है भाई ये। पेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। इनपुट स्टेज में ये रोल प्ले करेगा। जो एआई है ये हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट स्टेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, है ना, ये हाई टेक इरिगेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज, है ना, जैसे कि ड्रिप सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम हमारे पास क्रॉप काउंटिंग मशीन्स को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्री स्टार्टअप्स जो होंगे वो इस पे रोल प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो हाई टेक इरिगेशन systems like drip, sprinkler, etc. और क्रॉप काउंटिंग मशीन पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, तो इससे यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होगा। क्रॉप काउंटिंग मशीन्स, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो EM3 एग्री सर्विस जो बनाया गया था एग्री स्टार्टअप के द्वारा, ये क्या करता है, जो फार्मर्स हैं उनको फार्मिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, मशीनरी रेंटल प्रोवाइड करता है ना, फॉर पे फॉर यूज़ बेसिस पे, मतलब ख़रीदो और पैसा दो और फिर से वापस कर दो। सो E3 एग्री सर्विसेज offers farming service and machinery rentals to farmers on a pay for use basis। तो हार्वेस्टिंग स्टेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज स्टेज पे भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे, जो मशीन बेस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज है ना वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज एंड टाइप। ऑल्सो हम बोल सकते हैं जैसे ग्रेन मेजर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट है ग्रेन के अंदर उसको भी हम इस्तेमाल कर उसको भी मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्री स्टार्टअप्स। तो प्रोसेसिंग में आसानी होगी उससे।
measuring grains moistures, grains moisture content. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो स्टेल्पस एक टेक्नोलॉजी है, स्टेल्पैप एक टेक्नोलॉजी है, क्या करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है, डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को ये इम्प्रूव कर पाए। स्टेल्पैप लेवरेज क्लाउड computing data analytics to improve agri supply chain parameter। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या रोल प्ले कर सकता है भाई, जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो है ना, जो प्राइस फोस्टरिंग बहुत आसानी से हो जाएगी भाई, जिससे इन्फ्लेशन रुक सकता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा फॉर ग्रेन्स। ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ग्रेन। और क्या है भाई, इट प्रोवाइड डायनेमिक प्रोडक्ट प्राइसिंग, डायनेमिक प्रोडक्ट प्राइसिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेरा किसान .com है, इट प्रोवाइड्स व्हाट इट हेल्प द कंज्यूमर इन इंडिया, जिससे वो क्या कर पाएँ, फ्रेश फूड ऑर्डर कर पाएँ। मेरा किसान .com helps consumers in India to order fresh food and good source from local farmers। इसको कट शॉर्ट किया जा सकता है छोटा छोटा पॉइंट्स में लिख के, एक पॉइंट लिख के लास्ट में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें। जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लिए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज़ लिए उसके बारे में हम बता सकते हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बहुत सारे हैं भाई, जैसे कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर फोकस एक्सेलेरेटर फंड, जो कि जो 23-24 के जो बजट है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, है ना, जो कि एनकरेज करता है एग्री स्टार्टअप को और इनोवेटिव एग्री टेक सॉल्यूशंस को टू इम्प्रूव मार्केट लिंकेज, यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फोकस एक्सेलरेटर फंड in the current budget to encourage
इनोवेटिव एग्री टेक सॉल्यूशंस। ओके, गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है भाई? एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स लिए हैं, जो कि कब करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स विद एसेंशियल सर्विस। एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर्स प्रोवाइड स्टार्टअप्स विद एसेंशियल सर्विसेज, जो उनको चाहिए उसको ये प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो मॉनिटरिंग हो पाए उनका अच्छे से, एंड उनको नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिले। टू फोस्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई? बहुत सारे और जितने से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाया, जो कि ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी सेलेक्टेड एग्री स्टार्टअप्स। ओके, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या बोलते हैं? RKVY रफ्तार। It offers financial assistance to selected agri startups at different stages, जिससे क्या होता है? encouraging innovations। सो ये हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बट वेरियस चैलेंजेस स्टिल परसिस्ट, जैसे कि है ना, जिसमें कौन कौन से चैलेंजेस, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस है भाई, सब किसान को इसका अच्छे से एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। लिमिटेड एक्सेस टू टाइमली डाटा, और फार्मर्स लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सिक्योरिटी जो स्केर्सिटी है इसके लेवल का, वो भी एक कमी है। स्केर्सिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स एक्सेट्रा, तो ये सब चैलेंजेस अभी भी हैं। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट strengthening of the agri startups ecosystem in India will go long way in realizing the goal of doubling farmers' income and making Indian agricultural profitable and sustainable। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। हमको बात करनी है अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एग्जामिन हाउ द रिसेंट राइज इन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री हैज़ इम्पैक्टेड द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
Okay. Examine how the recent rise in the application of artificial intelligence in the creative industry has impacted the preservation of intellectual property rights. What measures can be implemented to strike a balance between fostering innovation and safeguarding this interest? ओके जो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हुआ है खास करके क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर, उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हमारे पास कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, उसके प्रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, उसमें खतरा आया है। तो उसके रिगार्डिंग हमको बताने हैं कि कौन कौन से दिक्कतें आई हैं और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, उसके बारे में बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एग्जामिन हाउ द रिसेंट राइज इन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री हैज impacted the preservation of what? Preservation of intellectual property rights. What measures can be implemented to strike a balance between fostering innovation and safeguarding this interest? Okay. सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? मेंशनिंग अबाउट व्हाट? बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आए हैं उससे कौन कौन सी दिक्कतें आई हैं भाई? इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बॉडी में क्या करेंगे? बॉडी में की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एआई का क्रिएटिव फील्ड में। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन क्रिएटिव फील्ड। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो एआई है इसकी जो एबिलिटी है ना, हाउ इट्स एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल वर्क रेज क्वेश्चंस। मतलब ये ओरिजिनल वर्क जो बनाता है एआई उससे क्या क्या दिक्कतें हैं टू दी ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन। एआई एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल वर्क प्लस ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन की बात करनी है। उसके बाद हमको बताना है कि कैसे हमारे पास एक बैलेंस की ज़रूरत है यार। बैलेंस बिटवीन व्हाट? बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड सेफगार्डिंग इंटरेस्ट। बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड सेफगार्डिंग इंटरेस्ट। कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे अबाउट द नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। मेंशनिंग अबाउट दी दिक्कतें क्या हैं भाई जो इमरजेंस हुआ है। द इमरजेंस ऑफ artificial intelligence, that is AI, it raises fundamental questions about the need for intellectual property, that is IP, incentives and the balance between human and AI innovation and creation। ओके, जो की एप्लीकेशंस हैं एआई के इन द फील्ड, इन द क्रिएटिव फील्ड, वो कौन कौन से हैं भाई? की एप्लीकेशन ऑफ एआई इन
क्रिएटिव फील्ड, पहला तो कंटेंट क्रिएशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल है। कंटेंट क्रिएशन में जैसे कि डिजिटल आर्ट जनरेट करता है बहुत ज़्यादा ये, म्यूज़िक कंपोजिशन, एग्जाम्पल इज डिजिटल आर्ट जनरेशन, म्यूज़िक कंपोजिशन एक्सेट्रा। और कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इंफॉर्मेशन एनालिसिस के अंदर, इंफॉर्मेशन एनालिसिस में कैसे एआई का रोल है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड एड्स जो बनाते हैं हम, है ना, जिसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि हमारे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो, है ना, कोई देखने के लिए कोई चीज़ सर्च किया, देखने के बारे में कुछ सर्च किया तो उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके इसने क्या कर दिए, सजेस्ट कर दिए। सो ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एआई। सो एआई टेलर्स पर्सनलाइज एड्स एंड एनालाइज डाटा टू इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। और क्या रोल है भाई एआई का इन दी कंटेंट एनहांसमेंट एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क फ्लो, कंटेंट एनहांसमेंट एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क फ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, जो एआई है इट कैन सजेस्ट कंटेंट, ग्रामर एंड ऑल्सो स्टाइल सजेस्ट कर सकता है, जो कि दोनों को अफेक्ट करेगा। दैट इज़ जो ऑथर है उसको भी अफेक्ट करेगा, है ना, जो राइटर है उसको भी अफेक्ट करेगा। ऑल्सो कंटेंट एनहांसमेंट में जैसे कि हमारे पास ऑटोमेटेड एडिटिंग टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं इन वीडियो एडिटिंग। जो एआई है इट ऑटोमेट्स एडिटिंग टास्क, एक टास्क अगर हर चीज़ में हम उसी वीडियो में बार बार कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं एआई को, कि हाँ वीडियो में तो इसी करना है भाई, तेरे को शुरू का 5 सेकंड काटना है, लास्ट का 5 सेकंड काटना है, शुरू का 5 सेकंड इंट्रो डालना है, लास्ट के 5 सेकंड में आउट डालना है, उसमें म्यूज़िक में बैकग्राउंड में ये डालना है, नॉइस रिड्यूस करना है, ये कंटेंट करना है। तो इस चीज़ को हम पहले से प्री फिट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो एआई है इट हेल्प रिड्यूस व्हाट साइज ऑफ द डाटा, क्योंकि क्वालिटी को प्रिजर्व रखेगा। सो ये डाटा कंप्रेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एआई हेल्प्स रिड्यूस द साइज ऑफ डाटा while preserving its quality, है ना। तो ये मेन पार्ट हो गया कि कैसे जो एआई है वो क्रिएटिव फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड उसके बाद हम बात करें कैसे जो एआई का हमने इस्तेमाल किया क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर, उसने बहुत सारे इम्पैक्ट डाले हैं भाई, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको किस प्रकार से, उसके बारे में बात करेंगे हम। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एआई in creative industry impact the preservation of IPR। कैसे, बिकॉज रिकॉग्नाइजेशन जो है ऑफ द एआई जनरेटेड वर्क उसमें एक दिक्कतें हैं, बिकॉज ग्रांटिंग कॉपीराइट टू कंप्यूटर जनरेटेड वर्क वाज नॉट प्रीवियसली कंसिडर्ड, बिकॉज मशीन जो थे वो बनाते थे उसको कोई ध्यान नहीं देता था, क्रिएटिव वर्क उसको नहीं मानते थे। बट उसमें एक तरह से दिक्कत है, जिस मशीन जो जनरेट किया उसको कॉपीराइट ग्रांट देना
it is not seems too good. Okay, so granting copyrights to computer generated work was not previously considered because machines were seen as mere assistance tool in the creative process, not as a generating tool. और क्या दिक्कतें हैं भाई? देयर इज दी ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ एआई जनरेट क्रिएशन, इसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं. ओनरशिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ एआई जनरेटेड क्रिएशन. इसमें क्या दिक्कतें हैं भाई? बिकॉज एआई सिस्टम जो है दे हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल वर्क. माना कि इनके पास ये एबिलिटी है टू जनरेट ओरिजिनल वर्क, बट इसका ओनरशिप किसके पास होगा? ठीक है ना, उसको कौन देखेगा? वो दिक्कत है भाई. It raises questions. और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जो इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट किसका? ऑफ द एस्टेब्लाइज्ड आईपी राइट्स, है ना. जैसे कि जो एआई एल्गोरिथम्स हैं दे कैन बी ट्रेन्ड ऑन कॉपीराइटेड मटेरियल, जिससे क्या हो, दैट पोटेंशियली लीड्स टू व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ वर्क्स दैट इन्फ्रिंज अपॉन दोज राइट्स. इसको लिखते हैं भाई, है ना, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ established IP, infringement of the established IP rights, for example AI algorithms can be trained on copyrighted materials जिनके पास थे potentially leading to the production of works that infringe upon those rights. ये सब चैलेंजेस हैं भाई, लेकिन हमारे पास कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम क्या कर पाएँ, एक बैलेंस बना पाएँ. ओके, कि मेजर्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस. कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं हम? आईपी लॉस जो है उसको अपडेट करेंगे भाई.
ओके, आईपी लॉस को हम अपडेट कर सकते हैं। हम जो ऑथर है, इन्वेंटर है, उसको रीडिफाइन करेंगे, है ना, एंड रीडिफाइंड ऑथर किसको बोलेंगे उसको रिडिफाइन करेंगे, इन्वेंटर किसको बोल रहे हैं उसको रिडिफाइन करेंगे। और क्या कर सकते हैं, हम एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे, इंश्योर एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी, है ना। हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो एआई जनरेटेड वर्क है उसको, जिससे हम क्या कर पाएँ कि भाई कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है वो पता कर पाएँ। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एआई जनरेटेड वर्क। और क्या करेंगे भाई, हम डायलॉग में मतलब जो स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व उनके साथ एंगेज होंगे इन डायलॉग्स एंड पॉलिसी मेकिंग करेंगे इस रिगार्ड में। ओके, हमारे पास हमको फोकस करना है ऑन कंज्यूमर बिहेवियर एंड ट्रेडमार्क। तो हमको क्या करना है, जो ट्रेडमार्क लॉज हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओके, हम प्रमोट करेंगे एजुकेशन, जिससे क्या होगा भाई, अवेयरनेस जनरेट होगा। ओके, तो ये सब हम मेजर से सकते हैं। तो स्ट्राइक अ बैलेंस, किसको, एआई एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू। सो ये हमारे पास एक तरह से मेजर्स हो गए। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, जो इम्पैक्ट है एआई का किसके ऊपर, ओनरशिप के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर एंड इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर, है ना, वो डिस्कशन चलता ही रहेगा। बट इसके साथ साथ हमारे पास क्या चाहिए, पॉलिसी डेवलपमेंट चाहिए, लीगल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, एडेप्टिव फ्रेमवर्क बनाने हैं लेकिन एथिकल कंसिड्रेशन के साथ। दस कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट infringement of AI generated work is an ongoing discussion and requires policy development, legal recognition and ethical consideration। ओके, सो ये था पार्ट 3 जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 से 20 की।